हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड डायरी। आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम समझेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग के बारे में। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो जैसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं। व्हाट इज इट्स बेसिक कंसेप्ट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिक्स आपको अगर सही से जानने हैं तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाला है। नाउ कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दोनों एक टाइप के ही डेरिवेटिव होते हैं। अब हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये डेरिवेटिव क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। सो derivative is an instrument that derives its value from the price of another underlying asset. चलिए ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट, लेकिन अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके फीचर्स पे आए तो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह से हम शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को ट्रेड करते हैं, बस उसी तरह ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच वी कैन ट्रेड। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप किसी भी सेलिब्रिटी के फैन हैं और कोई आपको दो तरह की टी शर्ट बेच रहा है। एक पर उस सेलिब्रिटी का सिग्नेचर है और दूसरी नॉर्मल टी शर्ट है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा पैसा किसके लिए देना चाहेंगे। ऑब्वियसली उसी टी शर्ट के लिए जिसपे उस सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ है। तो उस टी शर्ट की कीमत आ रही है उसमें साइन किए गए ऑटोग्राफ से, यानी वो टी शर्ट डेरिवेटिव है और उसका अंडरलाइंग एसेट है सेलिब्रिटी का सिग्नेचर। बस इतने सिंपल से एग्जाम्पल से आपने ये जान लिया है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। चलिए अब मार्केट के एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और समझते हैं। हम सब इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में तो जानते ही हैं। द वैल्यू ऑफ अ इन्फोसिस स्टॉक फ्यूचर विल डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग इन्फोसिस स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्फोसिस के स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो इन्फोसिस के डेरिवेटिव की भी वैल्यू बढ़ेगी, एंड इन्फोसिस के स्टॉक की वैल्यू गिरी तो इन्फोसिस के डेरिवेटिव की भी वैल्यू गिरेगी। अब ये जानते हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होते कितनी तरह के हैं। डेरिवेटिव्स मेनली 4 तरीके के होते हैं। वो है फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। आज की वीडियो में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, क्योंकि इन स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड्स एंड स्वैप ट्रेडिंग्स का पार्ट नहीं होता है। ट्रेडिंग सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही होती है। चलिए अब तक हम जान चुके हैं कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड दैट ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैन बी ट्रेडेड। बट अब ये जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं। द फ्यूचर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज फॉर द परचेज or sale of an agreed quantity of an asset at an agreed price to be settled on a specific date in the future। देखिए ये तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। चलिए अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक फार्मर है और उसके पास प्याज यानी कि अनियन की क्रॉप्स है। आज का रेट मार्केट में 40 रुपीज़ चल रहा है। वो फार्मर सोच रहा होगा अगर मैं ये 40 में सेल कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था प्याज का और उससे 30 रुपीज़ में उसे बेचना पड़ा था। वो चाहता है कि मैं अभी बेच दूँ, लेकिन उसकी फसल अभी तक रेडी नहीं हुई है। वो होगी 1 महीने बाद, लेकिन उसे डर लग रहा है कि तब तक कहीं इस बार भी पिछली बार की तरह प्याज 30 के ना हो जाए। ऐसे में उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि उसको कोई ऐसा बायर मिल जाए जो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जाए, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये हो कि आज से 1 महीने बाद वो मिनिमम 40 रुपीज़ में उसके प्याज खरीद लेगा। अब दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसको प्याज यानी कि अनियन की ज़रूरत है अपने फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब हो सकता है कि कुछ टाइम पहले उस कंपनी को वो प्याज 50 रुपीज़ में खरीदने पड़े थे, क्योंकि बारिश की वजह से उनकी शॉर्टेज हो गई थी। ऐसे में वो कंपनी भी चाहेगी कि वो ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए जिससे अभी 40 रुपीज़ जो रेट चल रहा है उसी रेट में उसको 1 महीने बाद प्याज मिल जाए। ये विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों एक ऐसे ट्रस्टेड पार्टी के पास जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए,
वो कंपनी 1 महीने बाद प्याज 40 में लेगी और फार्मर को पेमेंट कर देगी और फार्मर को वो प्याज देने पड़ेंगे 1 महीने बाद। बस इसी तरह ही फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, जिसमें फार्मर की तरह एक सेलर होता है, कंपनी की तरह एक बायर होता है और कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए एक ट्रस्टेड पार्टी की जगह सेबी होती है। ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब एक्चुअल मार्केट में फ्यूचर्स को समझते हैं। अब मान लीजिए कि एक टिकट है जो है नेस्ले का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जिसके पास भी ये टिकट होगा उसको 3 महीने बाद इसके बदले 25,000 का नेस्ले का स्टॉक मिल जाएगा। टिकट का आज के दिन में रेट है 20,000 रुपीज़ और स्टॉक मार्केट में उसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 19,000। तो क्या आप मुझसे ये टिकट लेंगे? क्यों नहीं? आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद नेस्ले की शेयर की प्राइस आज के 19,000 से अगर 25,000 की हो जाएगी तो आप ये टिकट अभी 20,000 में भी क्यों ना लेना चाहेंगे? 3 महीने बाद आपको इस टिकट के बदले फ्री में 25,000 का स्टॉक मिल जाएगा, जिसको आप फिर बाद में मार्केट में भी बेच सकते हैं। इससे आपको 5,000 का यानी कि 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बस इसी लालच में लोग इसको खरीदते हैं। अब इसका उल्टा हो गया कि अगर आपने टिकट 20,000 में खरीदा लेकिन 3 महीने बाद नेस्ले के स्टॉक की प्राइस 15,000 हो गई तो आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा 5,000 के लॉस के साथ। ऐसे ही तरह फ्यूचर्स में आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं। अब ये तो हो गया एक सिनेरियो जिसमें आप ये टिकट अपने पास ही रखते हैं 3 मंथ्स की एक्सपायरी तक। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने ये टिकट 20,000 में खरीदा और 1 महीने बाद ही स्टॉक प्राइस 27,000 हो गया, तो इस टिकट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए 25,000 हो जाएगी, क्योंकि इसके बदले आपको नेस्ले का शेयर मिलने वाला है और आपको डर लग रहा है कि क्या पता 3 महीने बाद 20,000 में लिया हुआ शेयर उसकी वैल्यू अगर आज 25,000 हो गई है, उसे अगर आपको आज ही बेचना है और 1 महीने तक वेट नहीं करना है तो आप ये टिकट शेयर मार्केट में सेल कर सकते हैं किसी और बायर को, जिसे लगता है कि शेयर की वैल्यू अभी और बढ़ेगी और वो इसे खरीद सकता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम लोग FNO में एक्सपायरी तक रुकते ही नहीं हैं, वो इस टिकट को पहले ही बाय या सेल कर देते हैं। बस इसी ही तरह फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है मार्केट में। फ्यूचर्स 3 तरीके के होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स की एक्सपायरी के साथ। अगर आपको लगता है कि 1 महीने बाद ही शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा या गिर जाएगा, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप उसी अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन ले सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं ये स्टॉक 19,000 में क्यों ना ले लूँ 20,000 का टिकट लेने की बजाय, अगर मुझे ये लगता ही है कि शेयर फ्यूचर में 25,000 का हो जाएगा। इसका आंसर जानने के लिए और ऑप्शंस, कॉल, पुट और फ्यूचर और ऑप्शन से जुड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा। I hope that you found this video helpful, and if you did so, then please like the video, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you will get regular updates from our channel. In case if you have any doubts regarding this video or any query regarding the stock market, we'll be very happy to answer that through the comment section. आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चीयर्स।